हेलो एंड आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टैट्स का चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा। तो देखो, स्टैट्स के अंदर ना हमें डाटा की जरूरत होती है जिसको हम एनालाइज करके अपनी इकोनॉमी को बेहतर इकोनॉमी बना सकते हैं। तो उस डाटे को हम कलेक्ट कैसे करते हैं, कौन से सोर्सेस होते हैं जहाँ से हमको डाटा मिलता है, हम डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं, उसको यूज कैसे करते हैं, वो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। इस चैप्टर में बेसिक हम ये देखेंगे कि हम डाटा को कैसे इकट्ठा करते हैं, कैसे उसको कलेक्ट करते हैं और उसको यूज कैसे करते हैं। आगे के चैप्टर्स में हम वो वाली चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यूज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डाटा होना चाहिए। तो डाटा को हम कैसे कलेक्ट करते हैं, क्या क्या उसके सोर्सेस होते हैं, वो सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें, कैसे आप इस वीडियो को देखकर मिनिमम इनपुट देकर मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। ये बातें मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता हूं। अगर आपको ये बातें पहले से पता है तो आप डायरेक्टली टॉपिक 1 के ऊपर जंप कर सकते हो। सबसे पहली बात, कभी कभी चैप्टर इतना बड़ा होता है कि बच्चे को पता नहीं चल पाता कि सबसे पहले उसको ये पढ़ना है, उसके बाद उसको ये पढ़ना है, उसके बाद उसको ये पढ़ना है और इस तरीके से उसको चैप्टर फिनिश करना है। तो मैंने क्या किया है ना, मैंने हर चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड किया है। अभी आपको पता होगा कि सबसे पहले आपको टॉपिक 1 पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक 2 पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक 3 पढ़ना है और इस तरीके से आपको अपने चैप्टर को फिनिश करना है। सेम इसी तरीके से मैंने यूट्यूब वीडियो के अंदर भी चैप्टर बना दिए जिससे कि आप डायरेक्टली किसी भी टॉपिक के ऊपर जंप कर सकते हो। दूसरी बात, अभी आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में कवर किया है। तीसरी बात, इस वीडियो के अंदर जो भी आप पढ़ोगे उसके नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं है। वो सारे के सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। फोर्थ थिंग, अगर आप कोई सा भी चैप्टर हमारे नोट्स में से पढ़ते हो और आप कोई सा भी कॉन्सेप्ट करते हुए, कोई सा भी क्वेश्चन करते हुए कहीं पे अटक जाते हो, तो उस कॉन्सेप्ट के और उस क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में आपको एक क्लिक हियर नाम का आइकन दिखेगा। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आप उस यूट्यूब की वीडियो के उस पार्ट में पहुंच जाओगे जहाँ पे मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट या फिर वो वाला क्वेश्चन पढ़ाया होगा। तो आप डायरेक्टली वहां से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और लास्ट चीज, बच्चे मुझसे कई बार पूछते हैं कि अगर वो इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो उसके अलावा भी और कुछ करने की उनको जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सही से कर लेते हो तो आपको कुछ और करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हो। अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो इस चैप्टर का टॉपिक 1 हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन टू चैप्टर। देखो, इस चैप्टर का नाम क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है, देखो हमें ना इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे डाटा की जरूरत पड़ती है। इकोनॉमिक्स के अंदर हम करते क्या है, मनी से रिलेटेड स्टडी करते हैं। अभी मनी से रिलेटेड स्टडी करने के लिए ना हमें बहुत सारे डाटा की जरूरत पड़ती है। वो डाटा हमें प्रोवाइड कौन करता है, स्टैट्स। जो सब्जेक्ट अभी हम पढ़ रहे हैं वो हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है वो वाला डाटा। तो उस डाटा को हमें क्या करना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है। तो उस डाटा को हम कैसे कलेक्ट करते हैं, उस डाटा को कलेक्ट करने का कैसे क्या क्या फॉर्मूला होता है, किस किस तरीके से हम कलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो डाटा को हम कैसे कलेक्ट करते हैं, कहाँ से कलेक्ट करते हैं, कैसे कैसे लोग उस डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। डाटा इज़ अ टूल विच हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम। डाटा की हेल्प से हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल डिस्कस द टाइप ऑफ डाटा, मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डाटा कलेक्शन एंड सोर्स ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डाटा। यानी कि हम डाटा कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं और कहाँ से उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़नी है। अभी टॉपिक 2 हमारे पास आता है सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन कहाँ से कर सकते हैं हम डाटा की, वो क्या क्या सोर्सेज है जहाँ से हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये एक इंसान है, ये एक विलेज में जाता है। कहाँ जाता है, विलेज में जाता है और वहाँ पर एक सर्वे करता है। क्या सर्वे करता है कि इस विलेज के अंदर कितने लोग हेल्थ कॉन्शियस है, यानी कि कौन से ऐसे लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं इस विलेज के अंदर जो कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। ये क्या करता है, 50 लोग, जितने भी लोग इस विलेज के अंदर रहते थे, सपोज 50 लोग इस विलेज के अंदर रहते थे, तो उनके ऊपर एक सर्वे कंडक्ट करता है जिसमें से हमारा रिजल्ट क्या आता है, जिसमें से रिजल्ट आता है कि 50 में से 45 लोगों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है अपनी हेल्थ का ध्यान रखने में और 5 लोग ऐसे हैं जो कि अपनी हेल्थ का ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं। ये इसके सर्वे का रिजल्ट आता है, ठीक है। इसके बाद एक और इंसान हम यहाँ पर देखते हैं। इसको क्या है ना, इसको एक कंपनी स्टार्ट करनी है। क्या स्टार्ट करनी है, कंपनी स्टार्ट करनी है, ठीक है।
अभी ये अपनी कंपनी के थ्रू क्या करेगा ना, ये डाइट का सामान देगा, यानी कि जो भी चीज़ें डाइट के अंदर यूज़ होती हैं या फिर लोग जब डाइटिंग करते हैं उसके अंदर जो भी चीज़ों की उन्हें ज़रूरत होती है उसको ये क्या करेगा, सेल करेगा उन वाली गुड्स को और उन वाली सर्विसेज को। ठीक है, तो ये डाइट का सामान सेल करने के लिए ना इसको पता होना चाहिए कि मार्केट में कितने लोग हैं जो कि अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं और उनको डाइट का सामान की ज़रूरत होगी। अभी मान लो मार्केट के अंदर लोग ही नहीं है जो डाइटिंग करते हैं, तो ये डाइट का सामान रख के बेचेगा किसे, बेच ही नहीं पाएगा। तो इसको एक सर्वे कंडक्ट करना है इस दूसरे वाले बंदे को। पहले वाले बंदे ने ये वाला सर्वे कंडक्ट ऑलरेडी किया हुआ है, यानी कि 45 लोग नहीं ध्यान रखते एक विलेज के अंदर और 5 लोग ध्यान रखते हैं। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन थी ना इसने इससे डायरेक्टली परचेज कर ली। क्या कर ली, डायरेक्टली अपनी उसके लिए परचेज कर ली, अपने बिजनेस के लिए क्या कर लिया, परचेज कर लिया। तो अगर हम बोले जो इस वाले बंदे ने सर्वे किया है, इसने क्या किया है, सबसे पहले सर्वे किया है, यानी कि इसने डाटा को ओरिजिन किया है। सबसे पहले सर्वे किस पे किया है, विलेज के ऊपर सबसे पहला सर्वे किया है। तो ये वाला जो डाटा इसने कलेक्ट किया है इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी डाटा। इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी डाटा इसको हम बोलेंगे। इसके बाद ये जो सेकंड पर्सन है, ये वाला जो सेकंड पर्सन है, क्या इसने विलेज के ऊपर सर्वे किया, इसने विलेज के ऊपर सर्वे नहीं किया। जो पहले से किसी इंसान ने सर्वे किया हुआ था इसने डायरेक्टली उस डाटा को उठा के अपने पास रख लिया। इसने डायरेक्टली यहां से क्या किया है, उस डाटा को उठाकर अपने पास रख लिया। तो इसने जो डाटा कलेक्ट किया है वो क्या किया है, सेकेंडरी। इसने क्या किया है, सेकेंडरी डाटा को इकट्ठा किया है। तो प्राइमरी का मतलब क्या हुआ, प्राइमरी का मतलब होता है जो इंसान ओरिजिनली डाटा को इकट्ठा करता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा। और जो ओरिजिनली एक बार डाटा इकट्ठा हो गया, बहुत सारे लोग उस डाटा को क्या करते हैं, बार बार यूज करते हैं, उस डाटा को बार बार यूज करते हैं। तो जो लोग उस डाटा को बार बार यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। तो डाटा की बेसिकली दो सोर्सेज होती है, या तो आप प्राइमरी डाटा को यूज कर लो, यानी कि आप सबसे पहले जाके डाटा इकट्ठा कर लो, जैसे विलेज का आप डाटा इकट्ठा कर सकते हो, आप सिटी का डाटा इकट्ठा कर सकते हो, जो भी आपको मन करता है वहां का आप डाटा इकट्ठा कर सकते हो, उसको आप क्या बोलोगे, प्राइमरी सोर्स बोलोगे डाटा को इकट्ठा करने का। इसके बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, वो चीज जो आपने प्राइमरी में इकट्ठा की हुई है किसी और इंसान ने, वो आप क्या करते हो, सेकेंडरी के अंदर ले आते हो। एक बार जो डाटा किसी और ने इकट्ठा कर लिया, उस डाटा को आप खरीद के कहां ला रहे हो, अपने पास ला रहे हो। तो वो डाटा ओरिजिनली किसने इकट्ठा किया था, इस वाले बंदे ने। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी डाटा हो गया, प्राइमरी सोर्स हो गया। लेकिन आपने बाद में खरीदा है तो उसको आप क्या बोलोगे, सेकेंडरी सोर्स बोलोगे। तो डाटा इकट्ठा करने के दो सोर्स, प्राइमरी या तो ओरिजिनली इकट्ठा कर लो, सेकेंडरी जो ओरिजिनली इकट्ठा हुआ है उसको आप खरीद के अपने पास लिया, उसको आप बोल दोगे सेकेंडरी सोर्स। अब इस चैप्टर का टॉपिक 3 हमारे पास आता है मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। हम डाटा को कैसे कैसे कौन से मेथड से कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम चीज़ के देखते हैं। देखो, अगर किसी को भी ना डाटा इकट्ठा करना है, सपोज ये एक पब्लिक है, क्या है ये, पब्लिक है, आम पब्लिक है, जिससे कि हम क्या करेंगे, डाटा को इकट्ठा करेंगे। ठीक है, अभी ये इंसान है, इसको क्या करना है, डाटा को इकट्ठा करना है, या फिर ये कंपनी का मालिक है, इस कंपनी के लिए इसको डाटा को इकट्ठा करना है। अभी ये क्या करेगा, ये लोगों के पास जाएगा और डाटा को इकट्ठा कर लेगा। कैसे इकट्ठा करेगा, लोगों से क्वेश्चंस पूछेगा। क्या करेगा, क्वेश्चंस पूछेगा। जैसे इसको हेल्थ के बारे में डाटा इकट्ठा करना है तो लोगों से पूछेगा कि आपने हेल्थ का ध्यान रखते हो, आप खाने में क्या खाते हो, सुबह से शाम तक आपका डाइट का प्लान क्या होता है, आप एक्सरसाइज कितनी करते हो। अगर इसको हेल्थ के बारे में पूछना है, अगर इसको एजुकेशन के बारे में पूछना है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। बेसिक चीज वो क्या करेगा, क्वेश्चंस पूछेगा डाटा को इकट्ठा करने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चंस पूछेगा, जो पब्लिक है वो उसका आंसर देगी और उस आंसर की वजह से उसका डाटा क्या होगा, इकट्ठा होगा। तो सबसे पहली चीज डाटा को इकट्ठा करने में क्या आती है, क्वेश्चंस पूछना। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें ट्रिक होती है, हम डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। क्वेश्चन शॉर्ट होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले के आसानी से समझ आ जाए, जिससे कि सामने वाला आसानी से जवाब दे दे। तो क्वेश्चंस में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। जो इंसान सबसे पहले क्या करेगा, क्वेश्चंस पूछ के डाटा को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। सबसे पहली चीज क्या करेगा, क्वेश्चंस पूछेगा वो। तो क्वेश्चंस पूछने में क्या क्या उसको क्वालिटी का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज जो उसको क्वेश्चंस पूछने में ध्यान रखनी है, नॉट टू लॉन्ग। जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सामने वाला उससे बोर हो जाएगा। इसके बाद इजी टू अंडरस्टैंड, जो क्वेश्चन है वो सामने वाला बंदा क्या करे, इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से उसको समझ में आ जाना चाहिए। जो क्वेश्चन है अरेंज इन एन ऑर्डर, क्वेश्चन अरेंज होना चाहिए ऑर्डर में। ऐसे नहीं रैंडमली आप कुछ भी पूछ रहे हो ना तो कोई भी जवाब नहीं देगा, ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए क्वेश्चन। इसके बाद जनरल टू स्पेसिफिक, सबसे पहले क्या पूछो, जनरल चीजें पूछो, आसपास की बात करो। उसके बाद स्पेसिफिक चीज पूछो। सबसे पहले क्या पूछो कि यार तेरा हालचाल क्या है, तेरी हेल्थ कैसी है, तू हेल्थ में कैसा है, तेरे घर में कैसा परिवार है, तू कैसे इनकम है तेरी, क्या सब कुछ है। पहले जनरल बात पूछो, फिर स्पेसिफिक बात पूछो। सुबह से शाम तक तू क्या खाता है, मुझे एक एक चीज पता। ये क्या हो गई, स्पेसिफिक बात हो गई। सबसे पहले जनरल, उसके बाद स्पेसिफिक बात पूछो। इसके बाद
प्रिस्क्राइब एंड क्लियर, सबसे पहले अच्छे से लिखा होना चाहिए। अगर आप पूछ रहे हो तो अच्छे से पूछ लो, मतलब कि आप एक एक वर्ड को क्लियरली बोलो, ढंग से बोलो, जिससे कि सामने वाला उसको समझ सके। इसके बाद अनेबल द रिस्पोंड टू आंसर क्विकली, करेक्ट एंड क्लियर। जो आंसर वो रिस्पॉन्स कर रहा है वो क्विक होना चाहिए, जल्दी से होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन आज पूछोगे, कल को वो आंसर देगा, यही घंटे बाद वो आंसर देगा, तो हो सकता है वो उतना अच्छा आंसर ना दे पाए। तो क्विक होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से सामने वाला अच्छे से आंसर दे पाएगा। नोट यूज डबल नेगेटिव, ऐसा नहीं होना चाहिए आप नेगेटिव क्वेश्चन पूछो, हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन पूछोगे तो ही सामने वाला आंसर दे पाएगा। नोट लीडिंग क्वेश्चन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसमें एक आंसर छिपा है। जैसे मैं किसी से पूछता हूँ, यार तुझे ना पढ़ लेना चाहिए, तो वो क्या बोलेगा, हाँ यार तू सही कह रहा है, पढ़ तो लेना चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने एक तरह से उसे आंसर बता दिया था, लेकिन मुझे पूछना क्या चाहिए था, यार तू पढ़ना चाहता है या नहीं पढ़ना चाहता, तो वो करेक्टली बताता कि मैं पढ़ना चाहता हूँ या नहीं पढ़ना चाहता। तो मैं ऐसा क्वेश्चन ना पूछो जो कि एक लीड करेगा आंसर की तरफ। मेरे क्वेश्चन में आंसर छुपा नहीं होना चाहिए, मेरा क्वेश्चन डायरेक्ट होना चाहिए, जिससे कि सामने वाला डायरेक्ट आंसर दे पाए। इसके बाद लास्ट में क्या चीज हमें ध्यान रखनी है, नोट इंडिकेट ऑल्टरनेटिव्स। ऐसा नहीं होना चाहिए एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर, ऐसा क्वेश्चन पूछो जो जिसका केवल और केवल एक आंसर होगा, जिससे कि हमारा सर्वे और ज्यादा इफेक्टिव हो पाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो कि हमें क्या करनी थी, ध्यान में रखनी थी क्वेश्चन को पूछते हुए। अभी क्वेश्चन ना दो टाइप के हमारे पास आते हैं, एक आता है क्लोज एंड, एक आता है ओपन एंड। क्लोज एंड क्या होता है, एक क्वेश्चन जिसका आंसर क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा जैसे एक एग्जांपल के लिए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की कैपिटल क्या है। अगर आप किसी से भी दुनिया में ये क्वेश्चन पूछते हो तो वो क्या बोलेगा, दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। मुंबई बोलेगा नहीं बोलेगा, पुणे बोलेगा नहीं बोलेगा, कोलकाता बोलेगा नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, दिल्ली बोलेगा। तो ये क्या हो गया, क्लोज एंड क्वेश्चन हो गया। लेकिन ओपन एंड क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स, फ्यूचर गोल्स क्या है। तो हर इंसान अपने अपने फ्यूचर गोल अलग तरीके से बताएगा। कोई बोलेगा यार मुझे तो यार ये चीज़ करनी है, कोई बोलेगा नहीं मेरे को तो क्रिकेट खेलना है, मेरे को फुटबॉल खेलना है, नहीं मेरे को तो पढ़ाई करनी है, मेरे को इस वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है, तो वगैरह वगैरह, कोई भी कुछ भी आंसर दे सकता है। लेकिन क्लोज एंड के अंदर क्या है, सबको जो क्वेश्चन का आंसर है वो सेम होगा और हर कोई अच्छी तरीके से, सही तरीके से सेम आंसर हमको प्रोवाइड करेगा। तो हमें कौन से क्वेश्चंस पूछने चाहिए, हमेशा हमें क्लोज एंड क्वेश्चंस पूछने चाहिए, ओपन एंड क्वेश्चंस हमें नहीं पूछने चाहिए। कभी कभी आप पूछ सकते हो, लेकिन जनरली आपको ओपन एंड क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। क्यों, क्योंकि आपका सर्वे खराब हो जाएगा, हर कोई क्या करेगा, अलग अलग आंसर बताएगा। तो आपको हमेशा क्लोज एंड क्वेश्चन पूछने चाहिए। तो ये था कि अगर हमें स्टार्टिंग में, किसी भी सर्वे के स्टार्टिंग में क्या करना पड़ता है, क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। तो उन क्वेश्चंस को पूछते हुए हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, वो सारी चीजें हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ी। अब देखते हैं मोड ऑफ डाटा कलेक्शन। हम पढ़ क्या रहे हैं कि डाटा को कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू यानी कि एक इंसान को मैं अपने ऑफिस में बुलाऊंगा या फिर उसके घर में खुद से जाऊंगा, उसको सामने बिठाऊंगा और उससे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछूंगा। उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल इंटरव्यू बोलते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, क्या, हाई रिस्पॉन्स रेट। अभी देखो, सपोज मैंने किसी को मेल दिया कि भाई ये वाला चीज़ मेरे को मैं एक सर्वे कंडक्ट कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को दे दो, तो हो सकता है वो मेल देखे या ना देखे, हो सकता है देखने के बाद वो आंसर दे। लेकिन अगर सामने मेरे इंसान को भी बैठा हुआ है ना, अगर उससे मैं कुछ भी पूछूंगा तो जनरली वो आंसर देगा ही देगा। तो इसमें ये वाला एक फायदा मिल जाता है हमको। इसके बाद अलाउ यूज ऑफ ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन। हम हर टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेल में क्या हो सकता है, हम एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम 2 पेज लंबा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते मेल के अंदर, क्यों, कोई भी उसे पढ़ेगा ही नहीं। लेकिन असली में जब सामने इंसान बैठा है तो मैं कितना भी लंबा क्वेश्चन उससे पूछ सकता हूं। इसके बाद बेटर फॉर यूज ओपन एंड क्वेश्चन। अगर हमें ओपन एंड क्वेश्चन पूछना है तो हम वो सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। मेल वगैरह में तो आदमी लिखता हुआ पागल हो जाएगा। हमें ये वाला क्वेश्चन अगर पूछना है, किसी से ओपन एंड पूछना है, तो मेल वगैरह में तो वो लिखेगा ना, तो लिखने में ही पागल हो जाएगा। लेकिन अगर इंटरव्यू में बैठा है तो शायद वो अच्छे से आंसर दे पाएगा। अलाउ क्लैरिफिकेशन ऑफ एम्बिशियस क्वेश्चन। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो हम पर्सनल इंटरव्यू में उससे आसानी से पूछ सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव, इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है। मेल में क्या है, हमें मेल भेजनी है, लेकिन इसके अंदर हमें एक एक इंसान को बुलाना है, ऑफिस रेंट पे लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, AC का खर्चा, वो सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती है। पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। देखो ऐसा हो सकता है कि कोई मेरी मुंह पे बुराई ना करे। सपोज मैं किसी से कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, हो सकता है यार वो ये सोच ले यार इसकी मुंह पे बुराई मैं नहीं करूँगा, चलो उल्टा पुल्टा कैसा भी जवाब इसको दे देता हूँ। तो इन्फ्लुएंस हो सकता है पीपल की, यार ये सामने बैठा है, ऐसा ना हो मेरे को धो दे यहीं पे बैठ के, तो मतलब वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। इसके बाद मोर टाइम टेकिंग। ये जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसके बाद दूसरा मेथड हमारे पास आता है मेल क्वेश्चंस।
यानी कि हम क्या कर सकते हैं, मेल के थ्रू क्वेश्चनरीज भेज सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस उनको लोगों को भेज सकते हैं और लोग क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस का आंसर करके हमें एक आप फॉरवर्ड कर देंगे मेल, या फिर हमें मेल का रिप्लाई दे देंगे कि उनके क्वेश्चंस का आंसर ये वाला था। उसको हम क्या बोलते हैं, मेल क्वेश्चनरीज। इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले लेस एक्सपेंसिव, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम एक्सपेंसिव होता है। इंटरव्यू क्या था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। ओनली मेथड टू रीच रिमोट एरिया, देखो ऐसी जगह पर जैसे गाँव वगैरह हो गए, वहाँ पे हम पर्सनल इंटरव्यू लेने तो नहीं जा सकते, लेकिन मेल दुनिया की हर कोने में पहुँच सकती है। इसके बाद नो इन्फ्लुएंस, अभी देखो जो सामने इंसान बैठा है उसके ऊपर तो हम इन्फ्लुएंस छोड़ सकते हैं, लेकिन मेल में थोड़ी ना हम उसके सामने बैठे हैं, तो वो इन्फ्लुएंस कुछ भी नहीं छूटेगा। जो उसके मन में है वो सच्चा आंसर देगा मेल के अंदर। मेंटेनेंस ऑफ रिस्पॉन्स, जितने भी लोग रिस्पॉन्स करेंगे, देखो मेल के अंदर क्या करेंगे, लोग अपना फॉर्म भर भर के रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन पर्सनल इंटरव्यू के अंदर क्या करेगा, जैसे एक इंसान ने रिस्पॉन्स दिया, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फिर दूसरा लिखना पड़ेगा, तीसरा लिखना पड़ेगा, इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। लेकिन मेल के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा मेरे पास, जब कोई इंसान मेरे को मेल भेजेगा अपने आंसर्स की, तो वो क्या करेगा, ऑलरेडी वहाँ पे लिख के देगा, तो वहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, एक हेल्प मिल जाएगी, कोई भी चीज़ मुझे लिखनी नहीं पड़ेगी, अपने आप मेरा रिकॉर्ड बनता चला जाएगा। बेस्ट फॉर सेंसिटिव क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो कि आप सच्ची में सामने सामने ना पूछ सकते, वो क्या कर सकते हो, आप मेल में आसानी से पूछ सकते हो। अब कुछ डिसएडवांटेजेस इसके होते हैं, क्या, कैन नॉट बी यूज बाय इलिटरेट, कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं है तो उसे मेल चलानी नहीं आती होगी, मेल चलानी नहीं आती तो वो आंसर नहीं दे सकता हमारा। लॉन्ग रिस्पॉन्स टाइम, कभी कभी रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है मेल के अंदर। पर्सनल इंटरव्यू के अंदर तो आप सामने सामने तुरंत पूछ लेते हो। डज नॉट अलाउ एक्सपेंशन ऑफ अन एम्बिशियस क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि लोगों को मेंटली डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो क्वेश्चंस स्किप कर सकता है कोई भी आसानी से मेल के अंदर। मेल के अंदर क्या करेगा, यार ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे रहा, लेकिन पर्सनली तो उसको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। रिएक्शन कैन नॉट बी वॉच्ड, देखो सपोज मैंने किसी से पूछा, यार एक बार बता तेरे नंबर कितने आए थे लास्ट टेस्ट में, तो पास हुआ था या फेल हुआ था, तो वो इंसान एकदम से घबरा जाएगा, अरे मैं तो फेल हुआ था, इसे कैसे पता चला। लेकिन मेल के अंदर सपोज क्वेश्चन पूछा आपने कोई भी कि लास्ट टेस्ट में आपके नंबर कितने थे, तो वो घबराएगा, लेकिन आपको दिखेगा मेल के अंदर वो घबराया नहीं, आप तो उसका आंसर रिकॉर्ड कर लोगे सिर्फ। तो सामने सामने तो आप देख सकते हो इंसान घबरा रहा है, इंसान जल रहा है, इंसान क्या कर रहा है, लेकिन मेल के अंदर आप ऐसी चीज़ें नहीं दे सकते। तो ये भी क्या है, एक डिसएडवांटेज है। अभी तक हमने दो मेथड पढ़े हैं, पर्सनल इंटरव्यू, दूसरा मेल, तीसरा हमारे पास आता है टेलीफोन। टेलीफोन यानी कि हम डायरेक्टली लोगों को कॉल करके उनका डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। सबसे पहला इसका एडवांटेज क्या होता है, रिलेटिवली लोअर कॉस्ट, इसकी कॉस्ट क्या होती है, बहुत कम होती है। रिलेटिवली लेस इन्फ्लुएंस ऑन रिस्पॉन्स, यानी कि जो रिस्पॉन्स होता है उसमें लेस इन्फ्लुएंस होता है। जैसे पर्सनली तो हमें डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हम दे सकते हैं, वो सामने वाला बंदा क्या सोचेगा, यार मुझे ऐसा आंसर देना चाहिए जो मुझे बुरा ना लगे, जो मेरा इंटरव्यू ले रहा है उसे बुरा ना लगे। लेकिन इसके अंदर क्या सोचेगा, वो इतना नहीं सोचेगा, वो फ़ोन पर बात कर रहा है, जो उसके मन में आएगा वो हमें बता देगा, इन्फ्लुएंस हमें इसमें नहीं दे पाएंगे। रिलेटिवली हाई रिस्पॉन्स रेट, इसके अंदर क्या है, रिस्पॉन्स रेट ज़्यादा है। जो मेल है, मेल के अंदर कोई रिस्पॉन्स करे ना करे, लेकिन फ़ोन के अंदर ज़्यादा लोग रिस्पॉन्स करते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। लिमिटेड यूज़, जो हम टेलीफोन है उसे लिमिटेड यूज़ ही तो कर सकते हैं। 1 करोड़ लोग को आप फ़ोन कर सकते हो, 1 करोड़ को तो नहीं कर सकते। 1 लाख को कर सकते हो, 10,000 को कर सकते हो, लिमिटेड लोगों को आप फ़ोन कर सकते हो। रिएक्शन कैन नॉट बी वॉच्ड, जो रिएक्शन है लोगों का वो हम नहीं देख पाएंगे, जैसे मेल के अंदर नहीं देख पाते थे, लेकिन पर्सनल इंटरव्यू के अंदर हम वो देख सकते थे। पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, ऐसा हो सकता है कि इन्फ्लुएंस हो जाए लोग भी फ़ोन के ऊपर, ऐसा हो सकता है फ़ोन के ऊपर ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि फ़ोन के ऊपर लोग इन्फ्लुएंस हो जाए, रिस्पॉन्स अपने रिस्पॉन्स को देने में लोग इन्फ्लुएंस हो जाए फ़ोन के ऊपर। तो ये क्या थे, ये 3 मेथड थे जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले पर्सनल इंटरव्यू की हेल्प से, दूसरा मेल भेज के, तीसरा टेलीफोन की हेल्प से। इसके बाद आता है एक पायलट सर्वे। पायलट सर्वे क्या होता है, सपोज हम एक सर्वे करने वाले हैं, जैसे हमारे पास ना 100 लोग हैं, क्या है, 100 लोग हैं, इनको हम एक एक फॉर्म देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं, एक एक फॉर्म देने वाले हैं। फॉर्म 1, जिस फॉर्म में के अंदर ये आंसर भर के हमको यहाँ पे दे देंगे और हमें इनका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा लोगों का कि ये लोगों ने आंसर दिया है। इस तरीके का हमने एक सर्वे करने का प्लान बिठाया है। लेकिन आप बताओ कि 100 लोगों को इकट्ठा करके उन्हें फॉर्म बांटने में, उनसे आंसर लेने में हमारा कितना खर्चा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। तो ये क्या पड़ जाएगा, हमें एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा, एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। और कोई गलती हो गई तो हमारे साथ दिक्कत हो जाएगी। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये जो प्रोसेस आप फॉलो करने वाले हो ना, एक काम करो, सिर्फ 5 लोगों के ऊपर एक बार करके देख लो। क्या कर लो, एक बार करके देख लो, 5 लोगों के ऊपर इनको फॉर्म दो,
और फिर इनके फॉर्म का आंसर ले लो, तो हमें एटलीस्ट पता चल जाएगा जो हमने क्वेश्चंस पूछे हैं वो सही है या गलत है। क्या लोग उसका आंसर कर भी पा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है लोग कॉन्शियस हो रहे हैं, लोग डर रहे हैं उस चीज़ का आंसर करने में। तो क्या होगा, अगर हमारे पास कोई गलती होगी, किसी भी तरीके की हम गलती कर रहे होंगे फॉर्म से रिलेटेड, तो हमें पता चल जाएगा जब हम 5 लोगों का सर्वे करेंगे। इससे क्या होगा, जब हम 100 लोगों को पकड़ के लाएंगे और सपोज वहाँ पे हमें गलती का पता चलेगा, तो हमारी जो कॉस्ट है 100 लोगों को पकड़ के लाने की वो बेकार हो जाएगी। इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, एक बार क्या कर लो, एक बार आप करके देख लो 5 लोगों के ऊपर कि यार जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। अगर वो सारी चीज़ें सही है या फिर अगर उसके अंदर कुछ गलती है तो उसको सही कर लो, उसके बाद 100 लोगों पे करके देखो। तो एक बार क्या कर लो, एक बार सैंपल की तरह करके देख लो। तो ये जो सैंपल की तरह लोग पहले करके देखते हैं कि जो हम सर्वे करने वाले हैं वो सही है या नहीं है। 100 लोगों के ऊपर करने वाले हैं तो 5 लोगों के ऊपर पहले जो लोग करके देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पायलट सर्वे बोलते हैं। पायलट सर्वे का मतलब क्या होता है, ट्राई आउट करते हैं लोग, ट्राई आउट करते हैं क्या, उस सर्वे को जो कि ओरिजिनली वो करने वाले हैं, जो कि ओरिजिनली वो यहाँ पे करने वाले हैं, उससे पहले उसको क्या करते हैं, ट्राई आउट करके देखते हैं क्या हमारा सर्वे सही है या नहीं। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट कमिंग ड्रॉबैक, अगर कुछ दिक्कत है तो हमें उससे पता चल जाएगी। सूटेबिलिटी, क्या लोगों के ऊपर क्वेश्चन सूट कर रहे हैं या नहीं सूट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है लोगों को आंसर देने में डर लग रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी हमें पता चल जाएगी। कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व एक्चुअल सर्वे, हमें ये भी पता चल जाएगा, सपोज 5 लोगों का ना लेने में हमारे 50 रुपये खर्च हुए, कितने रुपए खर्च हुए, 50 रुपये खर्च हुए। 100 लोगों का लेने में कितने रुपए खर्च होंगे, 1 रुपये का 5, तो 500 रुपये हमें यहाँ पे खर्च होंगे। तो हमें क्या पता चल गया, एक्चुअल में पता चल गया कि यार 5 लोगों में 50 हुए तो 100 लोगों में 500 रुपये होंगे। इसका मतलब हमें यहाँ पर पता चल गया कि हाँ हाँ भाई इतने पैसे हमारे खर्च हो सकते हैं, 500 नहीं 1000 रुपये होंगे। तो हमें एक्चुअल में यहाँ पे पता चल जाएगा इसकी हेल्प से कि यार हमारी जो ये कॉस्ट लगने वाली है, जितना हमारा पैसा लगने वाला है एक्चुअल सर्वे को कंडक्ट करने वो कितना होने वाला है। अब ये कैसे पता चलेगा, अगर हम एक बार पायलट सर्वे करके देखेंगे। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव जिससे कि हमें क्या हो जाता है, पायलट सर्वे करके हम एक बार देख लेते हैं जो हम एक्चुअल में सर्वे करने वाले हैं क्या वो सही है या नहीं। अगर पायलट सर्वे में कुछ दिक्कत आ जाती है तो उन दिक्कत को सही करके फिर हम एक्चुअल सर्वे करते हैं। क्यों करते हैं, जिससे कि एक्चुअल सर्वे करते टाइम हमारे पास कोई भी दिक्कत ना हो, कितने पैसे हमारे लगने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाए। तो इस टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ा, इस टॉपिक के अंदर हमने 3 चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले कि क्वेश्चंस जो हम पूछते हैं, जो हम लोगों से क्वेश्चंस पूछेंगे वो किस तरीके को क्वेश्चंस पूछेंगे, क्लोज एंड पूछेंगे या ओपन एंड क्वेश्चंस पूछेंगे। उसके बाद हमने 3 मेथड पढ़े जिससे कि हम क्वेश्चंस पूछ के लोगों से क्या कर सकते हैं, डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। सबसे पहले पर्सनल इंटरव्यू, दूसरा मेल और तीसरा टेलीफोन की हेल्प से। इसके बाद मैं बोलता हूं कि जो आप एक्चुअल में सर्वे करने वाले हो ना, उसे का एक बार सैंपल करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आपके सर्वे में कोई गलती तो नहीं है। उस सैंपल सर्वे को हम क्या बोलते हैं, पायलट सर्वे बोलते हैं। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है, हम क्यों करते हैं, जिससे कि हमें कॉस्ट पता चल जाए, हमारी कोई दिक्कत नहीं है, सूटेबिलिटी सही है, वो सारी चीजें हमें पता चल जाए। ये 3 चीज पढ़ी थी हमने इस टॉपिक के अंदर। अभी इस चैप्टर का टॉपिक 4 हमारे पास आता है सेंसस एंड सैंपल सर्वे। सेंसस और सैंपल सर्वे क्या होता है। सबसे पहली चीज, अगर हम 1000 लोगों के ऊपर क्या करने वाले हैं, सर्वे करने वाले हैं, 1000 लोगों के ऊपर सर्वे करने वाले हैं, तो इन 1000 लोगों को हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, जितने भी लोगों पे, जितने भी चीज़ों पे, जितने भी जानवर पे, जितने भी ट्रीज पे, जितने भी फॉरेस्ट पे, जितनी भी कंट्रीज पे हम सर्वे करने वाले हैं, उन सारी चीज़ों को अगर हम मिला दे तो हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। जैसे हम 1000 लोगों पे सर्वे करने वाले हैं, तो ये 1000 लोग क्या हो गई, हमारी पॉपुलेशन हो गई। पॉपुलेशन का मतलब इन लोगों पे, इन चीज़ों पे, इन सामानों पे हम क्या करने वाले हैं, सर्वे करने वाले हैं। तो पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ, जितनी भी चीज़ों पे हम सर्वे करने वाले हैं उन सब चीज़ों को हम पॉपुलेशन के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 1000 लोगों की पॉपुलेशन है, यानी कि 1000 लोगों पे हम सर्वे करने वाले हैं। अभी ना सर्वे को कंडक्ट करने के 2 तरीके हमारे पास हो सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है कि ये जो 1000 लोग हैं, इन 1000 के 1000 लोगों की इनपुट ली जाए और इन सब से बात की जाए और इन सब का सैंपल लिया जाए, उसके बाद हम सर्वे को कंडक्ट करें। या फिर एक चीज़ हो सकती है कि ये जो 1000 लोग हैं ना, इतनों को हम कवर नहीं कर सकते। अभी इंडिया के अंदर पूरे इंडिया का हमें सर्वे करना है, तो क्या हम पूरे इंडिया को कवर कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। 140 करोड़ लोगों को कैसे कवर करेंगे। इसी तरीके से 1000 लोगों को भी हम कवर नहीं कर सकते। तो हम एक काम करेंगे, हम इसमें से ना केवल और केवल 10 लोगों को सेलेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 10 लोगों को सेलेक्ट कर लेंगे। अब 10 लोगों को सेलेक्ट करके क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ
इन लोगों के ऊपर सर्वे कंडक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमें एक एवरेज पता चल जाएगा। जैसे अगर हम केवल और केवल 10 लोगों पे सर्वे कंडक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 10 लोग ये सोचते हैं तो 1000 लोग क्या सोचेंगे। दो तरीके हो सकते हैं किसी भी सर्वे को कंडक्ट करने के। क्या क्या? सबसे पहले तो जितनी पॉपुलेशन है पूरी की पूरी पॉपुलेशन के ऊपर सर्वे कंडक्ट कर लो। दूसरा तरीका, उसमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लो और उन लोगों के ऊपर सर्वे कंडक्ट करो। उससे आपकी कॉस्ट बच जाएगी, टाइम बच जाएगा और वो चीज़ आपको आसान भी पड़ेगी। तो ये दो तरीके हो सकते हैं किसी भी सर्वे को कंडक्ट करने के लिए। तो इसमें से जो पहला तरीका है, अगर पहले तरीके को हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं सेंसस। सेंसस के अंदर हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी पॉपुलेशन का सर्वे करते हैं। और अगर केवल हम सेलेक्ट करके बोल रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, सैंपल। सैंपल का मतलब क्या होता है, सैंपल वो टाइप का सर्वे होता है जिसमें पूरी पॉपुलेशन में से हम कुछ चीज़ों को निकाल के, कुछ लोगों को निकाल के केवल और केवल उनके ऊपर सर्वे कंडक्ट करते हैं। तो हमने अभी तक 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, टोटलिटी ऑफ आइटम्स, जितने भी टोटल लोग हैं जिनके ऊपर हम सर्वे कंडक्ट करने वाले हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सेंसस। सेंसस यानी कि जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है, अगर हम पूरी पॉपुलेशन के ऊपर सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, अगर हमारी 1000 लोगों की पॉपुलेशन है, हम 1000 के 1000 लोगों के ऊपर सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, एवरी एलिमेंट पॉपुलेशन का हम इंक्लूड कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं सेंसस सर्वे। और सैंपल सर्वे किसे बोलते हैं, हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें से हम कुछ लोगों को निकाल के, कुछ चीज़ों को निकाल के केवल इन लोगों के ऊपर सर्वे कंडक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, हमारा टाइम कम हो जाएगा और ये चीज़ हमें आसान भी पड़ेगी। तो सैंपल के अंदर सेलेक्ट करते हैं हम सैंपल, सैंपल्स को सेलेक्ट करके क्या करते हैं, उनका सर्वे करते हैं। ये 3 चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी है। अब ये जो सैंपल होता है ना, हम सेलेक्ट कैसे करें भाई, देखो मेरे पास 1000 लोग हैं, 1000 लोगों में से कौन से 10 लोगों को मैं सेलेक्ट करूंगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो ये पता लगाने का मेरे पास एक मेथड होता है। वो मेथड क्या होता है, वो होता है, 2 तरीके से हम उस चीज़ को ले सकते हैं। या तो हम रैंडम ले सकते हैं, या तो किन्हीं भी 10 लोगों को ले लो। ये 1000 लोगों की चिट्ठी, 1000 लोगों के नाम लिख लिख के चिट्ठी बनाओ, एक जार के अंदर चिट्ठी डालो और रैंडमली 10 लोगों को पिक कर लो। उसको हम क्या बोल सकते हैं, रैंडम बोल सकते हैं। दूसरा हम बोल सकते हैं नॉन रैंडम। नॉन रैंडम कौन से हो सकते हैं, नॉन रैंडम हम खुद से सेलेक्ट करेंगे। खुद से सेलेक्ट करेंगे यानी कि हम सोचेंगे यार इसे उठा लो, एक काम करो उसे उठा लो, एक काम करो उसे उठा लो, ये पढ़ा लिखा सा लग रहा है इसको उठा लो, एक काम करो ये अमीर सा लग रहा है इसे उठा लो, अरे यार ये गरीब लग रहा है इसको उठा लो, अरे भाई इसे को रोज मैं खाली देखता हूँ, इसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है क्या, इसको उठा लो। इसमें क्या किया, हमने जज किया लोगों को, हमने देखा कि हमें कौन से लोगों को उठाना चाहिए। तो सैंपल, जैसे कि ये 1000 लोग हैं, अगर 1000 में से मैं केवल और केवल 10 लोगों पर सर्वे कंडक्ट कर रहा हूँ जिससे कि मुझे इन 1000 की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो इन 10 लोगों को मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा। 10 लोगों को सेलेक्ट करने के 2 तरीके मेरे पास हो सकते हैं, या तो मैं रैंडमली सेलेक्ट कर लूंगा, किन्हीं भी 10 लोगों को उठा लूंगा, या फिर नॉन रैंडमली सेलेक्ट करूंगा। मैं मेजर करूंगा चीजों को, उसके बाद लोगों को उठाऊंगा कि इसे उठा लो, इसे उठा लो, इसे उठा लो। और रैंडम के अंदर किसी को भी 10 को उठा लो, और नॉन रैंडम के अंदर इसे उठाओ, इसे उठाओ, इसे उठाओ, अमीर को उठाओ, गरीब को उठाओ, पढ़े लिखे को उठाओ, अनपढ़ को उठाओ, किसी को भी मैं उठा सकता हूँ। नॉन रैंडम के अंदर देख दाख के चीज़ों को, और रैंडम के अंदर किसी 10 को भी मैं उठा लूंगा। तो ये जो हमने सैंपल पढ़ा है, सैंपल को सेलेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं। क्या क्या? सैंपल को सिलेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं, रैंडम सैंपल और नॉन रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपल के अंदर पॉपुलेशन एट रैंडम, पॉपुलेशन में से मैं किसी भी रैंडम लोगों को उठा लूंगा, लेकिन नॉन रैंडम के अंदर मैं डिसाइड करूंगा हाउस होल्ड में से कि किसे किसे सेलेक्ट करना है, मैं खुद से डिसाइड करूंगा, उसके बाद लोगों को सेलेक्ट करूंगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। एग्जाम्पल के अंदर क्या है, एक सर्वे कंडक्ट होता है कि पेट्रोल के प्राइस कैसे हाउस होल्ड को इफेक्ट करेंगे। ये सर्वे कंडक्ट होता है एक विलेज के ऊपर जिसके अंदर 10,000 लोग रहते थे। अगर हम 10 के 10,000 लोगों के ऊपर कंडक्ट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंसस बोलेंगे। लेकिन अगर हम इन 10,000 लोगों में से, इन 10,000 लोगों में से केवल 500 लोगों के ऊपर सर्वे कंडक्ट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैंपल बोलेंगे। और सैंपल हमने किया कैसे होगा, सैंपल 2 तरीके से किया होगा, एक तो रैंडम और एक नॉन रैंडम। रैंडम यानी कि कोई भी 500 उठा लिए होंगे या फिर नॉन रैंडम हमने सेलेक्ट किए होंगे, इसे उठाओ, इसे उठाओ, इसे उठाओ, इसे उठाओ, इस तरीके से हमने सेलेक्ट किया होगा। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू भी आप समझ सकते हो सेंसस और सैंपल सर्वे क्या होता है। अब इस चैप्टर का टॉपिक 5 हमारे पास आता है सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। ये क्या होता है, सबसे पहले देखो इसके पहले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास 1000 लोग हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। पॉपुलेशन का मतलब जिन लोगों के ऊपर या जिन चीज़ों के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, सर्वे को कंडक्ट करने वाले हैं। अब इसमें से हम 2 तरीके से सर्वे को कंडक्ट कर सकते हैं, या तो 1000 के 1000 लोगों को पे कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंसस बोलेंगे, या फिर उसमें से कुछ 10 लोगों को हम उठाकर कर सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम सैंपल बोलेंगे। ठीक है।
अभी इसकी वजह से ना हमारे साथ कुछ दिक्कतें हो सकती है। क्या दिक्कत हो सकती है, जैसे मैं कैलकुलेशन ईजी करने के लिए ना थोड़ा सा स्मॉल ले लेता हूँ, यहाँ पे केवल और केवल 5 लोग लेता हूँ, 5 में से 5 के ऊपर हम सर्वे कंडक्ट करेंगे या फिर 2 के ऊपर सर्वे कंडक्ट करेंगे। अभी इन्होंने इनकी ना हमें इनकम का एवरेज निकालना है। इनकम की एवरेज यानी कि इनमें से एक इंसान की इनकम 10 है, दूसरे की 20 है, तीसरे की 30 है, चौथे की 40 है और पाँचवें की 50 है। क्या है, इस तरीके से इनकी इनकम है। 5 लोगों की इनकम है, एक की 10 रुपये, एक की 20 रुपये, एक की 30 रुपये, एक की 40 है, एक की 50 है। अब हमें एवरेज निकालना है इनकम को। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। कितना आ गया, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 डिवाइड बाई 5, 30 क्या आ गया, एवरेज आ गया। ठीक है, अगर हम सैंपल के अंदर सर्वे निकालेंगे, सैंपल के अंदर हमें केवल और केवल किन्हीं 2 का निकालना है, तो हम 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। 30 और 50 मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पर एवरेज निकालने जाऊँ तो क्या करूँगा, एवरेज निकालूंगा इक्वल टू 30 प्लस 50 डिवाइड बाई 2। क्यों 2, क्योंकि हमने इस बार केवल और केवल 2 लोगों का निकाला है। तो 30 और 50 80 हो गए और यहाँ पे एवरेज क्या आ गया, 40 का एवरेज आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एवरेज आया है 30 का, यहाँ पे आया है 40 का, तो डिफरेंस कितना आ गया, 10 का डिफरेंस आ गया। 10 का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। और ये जो 10 का डिफरेंस आया है इसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर का मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमने पॉपुलेशन का एक स्पेसिफिक पार्ट निकाल के उसके ऊपर सर्वे किया था, यानी कि ये स्पेसिफिक पार्ट निकाल के सर्वे किया था। उस स्पेसिफिक पार्ट को निकाल के सर्वे करने को हमने क्या बोला था, सैंपल बोला था। और उस सैंपल की वजह से क्या हो गया था, 30 और 40 यानी कि 2 अलग अलग आंसर आ गए थे, जिसका डिफरेंस क्या आया था, 10 डिफरेंस आया था। और उस 10 को हमने क्या बोला, वो 10 डिफरेंस आया क्यों, क्योंकि हमने सैंपल किया था, इसीलिए हम उसने उसको बोला सैंपलिंग एरर। तो सैंपलिंग एरर क्या होता है, अगर हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन का एवरेज निकालेंगे या फिर हम केवल और केवल सैंपल का एवरेज निकालेंगे, तो जो हमने सेंसस के अंदर एवरेज निकाला है ना, जो यहाँ पे एवरेज निकाला है और जो सैंपल के अंदर निकाला है, उन दोनों के बीच में क्या आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे रैंडमली किन्हीं भी लोगों को सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है। तो अब ये जो डिफरेंस आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, जितना भी यहाँ पे डिफरेंस आएगा, इनके 30 के और 40 के बीच में डिफरेंस कितना आया, 10 का, 10 को हम क्या बोलेंगे, सैंपलिंग एरर बोलेंगे। सैंपलिंग एरर क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये सैंपल की वजह से आया। अगर यहाँ पे सैंपल का कॉन्सेप्ट ही ना होता तो ये एरर ही ना आता, तो इसीलिए हम इस एरर को क्या बोलेंगे, सैंपलिंग एरर बोलेंगे। तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या आती है, सैंपलिंग एरर आती है। सैंपलिंग एरर क्या होता है, सैंपलिंग एरर वो होता है जो कि हमारा सेंसस और सैंपल के बीच में डिफरेंस आता है, जो हमारा डिफरेंस आता है बिटवीन एक्चुअल वैल्यू या एस्टिमेट वैल्यू या फिर सेंसस के अंदर और सैंपल के अंदर जो भी हमारा डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपलिंग एरर बोलते हैं। जो ऊपर हमने एग्जांपल देखा वही वाला एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद नॉन सैम्पलिंग एरर आते हैं, यानी कि ये तो इस वजह से हो गया क्योंकि हमने सैंपल का यूज़ किया, इस वजह से एरर आया। कुछ ऐसे एरर है जो कि सेंसस के अंदर भी आ सकते हैं, जो कि सैंपल की वजह से नहीं आते, वो एरर सिर्फ आ ही जाते हैं। तो वो कौन से एरर हैं जो कि सैंपल की वजह से नहीं आते, एक्चुअल में आ ही जाते हैं। तो सबसे पहला सैम्पलिंग बेयर्स। सैम्पलिंग बेयर्स क्या होते हैं, सम मेंबर नॉट पॉसिबली बी इंक्लूड इन द सर्वे। देखो हमने इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर हमने केवल और केवल 2 लोगों को सर्वे के अंदर इंक्लूड किया, यानी कि ये 10 वाला, 20 वाला और 40 वाला, ये 3 क्या नहीं हो पाए, ये 3 इंक्लूड ही नहीं हो पाए हमारे सर्वे के अंदर। तो हमारा सर्वे का रिजल्ट कभी भी अच्छा आ ही नहीं सकता, तो ये भी एक एरर हो सकता है। इसके बाद नॉन रिस्पॉन्स एरर। नॉन रिस्पॉन्स एरर यानी कि सपोज मैंने यहाँ पे 2 लोगों को इकट्ठा किया, 2 लोग कौन से, एक तो ये 30 वाले को इकट्ठा किया, 50 वाले को, लेकिन 50 वाले को जब मैं इकट्ठा कर रहा था ना, भाग गया वो, और भागने के बाद मेरे कभी हाथ ही नहीं आया। इसका मतलब मैं उससे कभी उसका रिस्पॉन्स ले ही नहीं पाया। तो यहाँ पे 2 की वजह से क्या हो गया, 2 की बजाय 1 ही इंसान रह गया। तो ये वाली दिक्कत भी हमें कभी कभी हो जाती है। मैं सपोज किसी को फ़ोन कर रहा हूँ, कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा, मैं बोल रहा हूँ भाई इंटरव्यू देना आ जाए, इंटरव्यू ही नहीं दे रहा। मैंने उसे मेल कर दिया, मैं उससे बोल रहा हूँ मेल का रिप्लाई दे दे यार कम से कम, वो मेल का रिप्लाई नहीं दे रहा। तो कभी कभी लोग रिस्पॉन्स नहीं करते, इसीलिए हमारे पास दिक्कतें आ जाती है। इसके बाद एरर इन डाटा एक्विजिशन। सपोज किसी ने बोला मेरी जो नेशनल जो मेरी 1 साल की इनकम है वो 50,000 रुपये है, 50,000 रुपये मैं 1 साल में कमाता हूँ। मैंने क्या सोचा, तू 50 रुपये कमाता है 1 साल में, तो यहाँ पे क्या हो गया, उसने बोला था 50,000, मैंने क्या बोल दिया 50 रुपये। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने रिकॉर्ड करने में गलती कर दी। ह्यूमन है, ह्यूमन्स के से तो एरर हो सकता है। तो रिकॉर्डिंग इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, जो उसने बोला था मैंने वो इनकरेक्टली रिस्पॉन्स ऐड कर दिया या फिर उसे रिकॉर्ड कर लिया। तो ये भी क्या हो सकता है, एरर इन डाटा एक्विजिशन हमारा
हमारा हो सकता है। तो ये क्या थे, कुछ सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर थे, यानी कि जो एक्चुअल डाटा है और जो हम इकट्ठा कर रहे हैं उन दोनों के बीच में क्या आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है। जो एक्चुअल डाटा है, ये वाला जो एक्चुअल डाटा है जिसको मैं इकट्ठा करके यहाँ पे ला रहा हूँ, इनके बीच में कुछ एरर्स आ सकते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था सैम्पलिंग एरर, यानी कि अगर हम सैंपल का यूज़ करके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 5 में से केवल और केवल 2 लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसे यूज़ करके हमारा जो 30 और 40 के बीच में डिफरेंस आ रहा है 10 का, उसको हम बोलेंगे सैम्पलिंग एरर। और कुछ एरर ऐसे होते हैं जो कि बिना सैंपल को यूज़ करे भी आ सकते हैं। ऐसे कौन से एरर होते हैं, 3 एरर होते हैं, इन तीनों के बारे में भी हमने पढ़ा। तो ये थे सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। अब हमारे पास टॉपिक 6 आता है सेंसस ऑफ इंडिया एंड NSSO। सेंसस ऑफ इंडिया क्या होता है, सम एजेंसीज बोथ एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। देखो हमारी जो गवर्नमेंट होती है ना, उसको बहुत सारे सैंपल की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे डाटा की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो डाटा इकट्ठा करने के लिए ना उसने एजेंसीज बनाई हुई है। उसमें से एक एजेंसीज कौन सी है, सेंसस। उसका नाम क्या है, सेंसस। ये स्टेट लेवल पे भी काम करती है और नेशनल लेवल पे भी काम करती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को भी डाटा प्रोवाइड करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी डाटा प्रोवाइड करती है। NSSO क्या होता है, डिटेल यूज बाय गवर्नमेंट प्लानिंग पर्पस। NSSO भी क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है, उसे किसे देता है, गवर्नमेंट को देता है, और गवर्नमेंट उससे क्या करती है, प्लानिंग में हेल्प करती है। तो ये थे सेंसस और NSSO। उसके बाद टॉपिक 7 हमारे पास आता है कंक्लूजन। इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या था, मतलब कि जो हमने डाटा को इकट्ठा किया है, उस डाटा को इकट्ठा करने का हमारा मकसद क्या था। देखो जो हमारी इकोनॉमी के फैक्ट्स है ना, उसको हमने क्या किया है, एक्सप्रेस किया है नंबरों में। हमारे जो इकोनॉमी के फैक्ट्स हैं उसको हमने एक्सप्रेस किया है नंबर्स के टर्म में, यानी कि लोगों की GDP क्या है, लोगों की एक्सपेक्टेंसी एज क्या है, यानी कि कितने साल में लोग मर जाते हैं, लोगों की इलनेस क्या है, या फिर लोगों के अंदर लिटरेसी रेट क्या है, वो सारी चीज़ें हमने क्या किया, वो सारी चीज़ें इकट्ठा किया। यानी कि जो इकोनॉमी के फैक्ट थे, जो हमारे इंडिया के फैक्ट थे, उसको हमने क्या किया है, नंबर्स की फॉर्म में इकट्ठा किया है, उसको हमने बोला है कलेक्शन ऑफ डाटा। अभी ये जो कलेक्शन ऑफ डाटा है, इसके अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं। वो सोर्सेज डिपेंड करते हैं जो इंसान उसको इकट्ठा कर रहा है उसे उसका क्या करना है। सपोज कोई इंसान उसको इकट्ठा कर रहा है, उसको चाहिए मुझे तो प्राइमरी सोर्स ही इकट्ठा करना है, मुझे सेकेंडरी से मतलब नहीं है। कोई सोच रहा है यार मेरे पास ना इतनी कॉस्ट नहीं है, एक काम करता हूँ सेकेंडरी इकट्ठा कर लेता हूँ। या फिर अलग अलग मेथड से भी इकट्ठा कर सकते हैं लोग, पर्सनल इंटरव्यू से कर सकते हैं, मेल से कर सकते हैं, या फिर इंटरव्यू से कर सकते हैं, टेलीफोन से कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से लोग उसको डाटा को क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। तो वो भी लोगों के ऊपर डिपेंड करता है भाई कौन इंसान किस तरीके से करना चाहता है, किसका क्या यूज़ है। क्या कोई इंटरव्यू से कर सकता है, क्या कोई मेल से कर सकता है, वो सबके अपने अपने यूज़ होते हैं डाटा को इकट्ठा करने के। तो हर कोई इंसान अपने अपने यूज़ को वो करता है। आप किसी से बोल नहीं सकते कि तू ऐसा इंसान है तो तुझे ये यूज़ करना पड़ेगा, तू ऐसा इंसान है तुझे ये यूज़ करना पड़ेगा। हर कोई अपने हिसाब से अपनी अपनी चीज़ों को एडजस्ट करके चलेगा, किसके अंदर, कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर।